खुशामदीद। 9:30 बज चुके हैं। प्रोग्राम अब तक के साथ आसिफ रशीद जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। प्रोग्राम में सबसे पहले बात उन आज़मीन हज की करेंगे जो साल 2025 में सफ़र मुक़द्दस पर मुल्क भर से रवाना हुए हैं और 1.5 लाख से ज़्यादा लोग इस बार सफ़र महमूद के लिए यहाँ से रवाना हुए, यानी कुल मिलाकर भारत की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों से। लेकिन जम्मू कश्मीर से जाने वाले आज़मीन को मुश्किलात का सामना है। यह हम नहीं बल्कि ख़ुद मुख्तलिफ वीडियोज़ के ज़रिए उन लोगों की जानिब से तस्दीक की गई जो इस वक्त मुक़द्दस शहरों के अंदर हैं, या तो मदीना मुनव्वरा के अंदर या मक्का के अंदर, और मुख्तलिफ वीडियोज़ सोशल मीडिया पर या तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें मकामी सतह पर इंतज़ामिया की जानिब से क्या इक़दाम कराए गए हैं या जम्मू कश्मीर हज कमेटी या हज कमेटी ऑफ इंडिया का उसमें रोल क्या है। इस ताल्लुक से सवालात भी बहुत पहले से उठना शुरू हुए थे, लेकिन आज जब वीडियोज़ मंजर आम पर आई उसके बाद इंतज़ामिया फिर से सवालों के घेरे में आए और उसके बाद गुलिस्तान न्यूज़ ने भी मुतलकिन के साथ रब्ता किया, इस पर जवाब आए। तो प्रोग्राम का आगाज़ इसी खबर के साथ हम कर रहे हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर इंतज़ामिया की जानिब से ये तो ज़रूर कहा जा रहा है कि आज़मीन हज के लिए तमाम तरह के इक़दामात हैं, कोशिशें की गई हैं, हर तरह की सहूलियात हैं, लेकिन होटल्स के अंदर सहूलियात का फुकदान है। इसकी तस्दीक खुद इंतज़ामिया की जानिब से की जा रही है और सोशल मीडिया पर वीडियोज़ वायरल होने के बाद इंतज़ामिया सवालों के घेरे में ज़्यादा आई। जम्मू कश्मीर के अंदर भी मुख्तलिफ सियासी जमातों ने हुकूमत से, रियासती हज कमेटी से सवाल पूछना शुरू कर दिए और रियासती हज कमेटी पर संगीन इल्ज़ामात भी आयद हुए। बिजली के हवाले से, बैतुल खला के हवाले से, रूम्स के अंदर, कमरों के अंदर सफाई के हवाले से और कॉम्प्लेक्सेस के अंदर साफ़ सफाई के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं उन आज़मीन की जानिब से जो सफ़र महमूद पर रवाना हुए। लेकिन इस पर वजाहती बयान भी दूसरी जानिब से आए हैं। मगर पहले इन तस्वीरों को देखिएगा। और जब वीडियो रिकॉर्ड की गई है सऊदी अरब से, जो हमें वीडियोज़ मौसूल हुई, हम तक पहुँची, उसके बाद हमने कंसर्न अथॉरिटीज़ से भी रब्ता किया। सबसे पहले उन आज़मीन की बात जिन्होंने रियासती इंतज़ामिया के इंतज़ामात पर सवाल खड़े किए हैं। अल्लाह हुकामस करान पन्निस आला हुकामस छ करान तुम जुल्म क्या करने तो हिसाब किताब क्या फैसिलिटी हालात क्या गई कमरन मज हालात गई हालात ना लाइट ना बाथरूम ये बाथरूम ये कमरस यह गो ये बाथरूम टोटल कहें हज सब गई जुदा बेमार गई चुटकिनी गई बाथरूम गंदगी क्या गो हालात सान गई कमरन यमन बिचारन बाथरूम कहें कस नफर ना हिसाब ना कह परेशानी। हज सब क्या वन क्या रोज पुशन यह तुम वोनमुत पे स्टेट गवर्नमेंटन सह बनो अपुज चलो शुक्रिया। यह गो लिफ्ट ये कह हिसाब कह गई बैगेज तुलनस खतर कह पाने हज सुबन पेवान बैगेज तुलन यह दे नजर तुम हालात क्या यह गो हज सब दे नजर ये हालात चल मस्तूरात हिसाब क्या बाथरूम ये अल्लाह हुकामस करान पन्निस आला हुकामस करान तुम जुल्म क्या करने तो हिसाब किताब क्या इधर दूसरी जानिब जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो जम्मू कश्मीर हज कमेटी के ज़िम्मेदारान से हमने रब्ता किया और हज कमेटी के वो अरकान या ज़िम्मेदारान जिन पर एक बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती थी, सहूलियात के हवाले से वजाहत करते हुए कहा गया कि अगर शिकायत करनी थी तो मुतलका हुकाम के नोटिस में सबसे पहले बात लाई जानी चाहिए थी और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज़ में लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद भी की गई। हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबरान में से एक एजाज हुसैन बालहामी, जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी हैं, जिनने जिम्मेदारी लेने के बजाय आज़मीन को ही नसीहत देने की कोशिश की और गुलिस्तान न्यूज़ से बात की। दूसरी जानिब डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी, जम्मू कश्मीर रियासती हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उन्होंने भी इस हवाले से गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नाइकू से बात की और इन इल्ज़ामात को गलत ठहराया जो इस वीडियो के अंदर लगाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर के अंदर अवामी इत्तेहाद पार्टी या AIP की जानिब से भी बदइंतज़ामी पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत पर, हज कमेटी पर और हज कमेटी ऑफ इंडिया पर भी संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं।
वीडियो वायरल हुआ ये 19 जज का जो 15 को यहाँ से के 15 मई को अभी ये मदीना मुनव्वरा में, अभी ये मक्का आए नहीं, तो डिस्टेंस फ्राम हरम यानी मक्का वो अभी बात नहीं है। ये मदीना में है, मदीना से इनका जो बिल्डिंग है वो गैर मरकज़िया में, मरकज़िया से बाहर है। हमारी पॉलिसी कहती है हज कमेटी के 20% हुज्जाज जो हैं वो मरकज़िया से बाहर होंगे। वीडियो में कहा गया 3 किलोमीटर दूर है, ये टोटल 1 किलोमीटर डिस्टेंस बनती है। वहीं पे हमारा जो ISPO का ऑफिस है वहीं पे है, उसके साथ वाली बिल्डिंग में ISPO का ऑफिस है। तो अगर ऐसी किसी को कंप्लेंट हो वो ISPO ऑफिस में करे या हमारे हम तक ये ऐसी कंप्लेंट पहुंचा दे। इस वीडियो को शेयर करने से बेहतर है वही कि आप जिसके हाथ में हो इसके कोई हाँ उनसे रब्ता करें। दूसरी बात, इसी वीडियो में आप देखें कहा गया है वाशरूम ठीक नहीं है। आप वीडियो में ही देख रहे हैं वाशरूम बिल्कुल साफ़ हैं, सब चीज़ें जो वाशरूम में चाहिए वो अवेलेबल है। बेड्स का कहा गया कि यहाँ सफाई करने के लिए कोई नहीं आया। वो एज़ पर पॉलिसी है कि 8 दिन मदीना में रहते हैं, मदीना में सफाई जो है हजी साहब को खुद अपना रूम खुद मेंटेन करना है। तो वाशरूम जो है वो शेयर्ड है, 2 रूम्स को या 1 रूम को, ज़रूरी नहीं कि आपको अटैच वाशरूम होगा, ये शेयर भी हो सकता है एज़ पर पॉलिसी। और बात कही गई है कि हमें लिफ्ट का इशू है, आप वहाँ वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो बिल्कुल लिफ्ट फंक्शनल है, हाजी साहब उसको यूज़ कर रहे हैं। और कहा गया है इलेक्ट्रिसिटी रूम्स में नहीं है, आप उसी वीडियो में देखें वो लाइट इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर रहा है और इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो रही है, हाजी साहब वहाँ आराम फरमा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो इस टेम्परेचर में हाजी साहब कहाँ आराम करते, वहाँ AC के बगैर तो आराम नहीं कर सकते। तो वीडियो खुद ही अपने आप को कंट्रास्ट कर रही है कि जो चीज़ वो कह रहा है वो नहीं है बिल्कुल जी। जो हमारी एज़ पर गाइडलाइंस जो हम कहते हैं कि हम ये फैसिलिटीज़ देंगे तो इंशाल्लाह वैसी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। एक तो हाजी साहब को चाहिए कि पहले गाइडलाइंस पढ़ लें, उतना वैसा क्लेम ना करें जो गाइडलाइंस में ना हो। जैसे वाशरूम ही का कहें वाशरूम शेयर्ड है, 10 आदमियों तक वाशरूम शेयर हो सकता है, ज़रूरी नहीं शेयर। मैक्सिमम रूम्स में आपको अटैच वाशरूम मिलेगा, मैक्सिमम 10 भी हो सकता है। इस तरह किचन है, किचन शेयर्ड है, अगर फ्लोर में 20 हाजी 30 हाजी रहते हैं उनका किचन जो है वो शेयर्ड होगा। तो जो गाइडलाइंस में कहा गया है वैसी फैसिलिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मिलेंगी और मिल भी रही हैं। आखिरी मीडिया हमारे टोटल मैंने भी हमारे पास भी कुछ वीडियोस आए और हमने उनको आला हुकामा तक पहुंचाया। और मैं सबको बताना चाहता हूं कि देखिए हज एक मुक़द्दस एक फरीज़ा है और इसमें कुछ सख्तियां भी है। अगर आप हज में देखोगे मुज़दलिफ़ा में आपको रात गुजारनी है ना, बिना साए के। तो ये कोई लक्जरी हम लोग, ये कोई मतलब रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए हम लोग नहीं जाते हैं। इसमें छोटी सी दुश्वारियाँ होंगी, मान के चलो कभी लाइट चलेगी उसका आप वीडियो बना के भेज रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। हज के लिए जो अगर किसी को लगता है कि भाई हज कमेटी ऑफ इंडिया से कम फैसिलिटीज़ मिल रही है, प्राइवेट में भी हमारा कोटा है, उसमें 10-10, 15-15 लाख रुपए हाजीज़ को लेते हैं और उनके लिए बहुत अच्छे से फैसिलिटीज़ होती है। जहाँ तक हज कमेटी की बात है, ये गरीब आवाम के लिए हज हमने रखा है जिसमें हम लोग सबसे कम पैसे में हम लोग कैसे इनको एकोमोडेट करें उसके लिए हम लोग काम करते हैं। जहाँ तक इन वीडियोस की बात है, मैं मानता हूँ ये बिल्कुल मतलब ना नहीं करना चाहिए, ये हज के अगेंस्ट है। और दूसरा, अगर छोटी सी दुश्वारी आती है तो उनको पहले वहाँ के जो हुकाम है, वहाँ जो हमारे कंट्रोल रूम्स हैं उन पर बात पहुँचनी चाहिए ताकि वो उसका अजाला करें। और मुझे उम्मीद है हज कमेटी के जिम्मेदारान वजाहत कर रहे थे उन वीडियोस पर, और अगर शायद सब कुछ पहले ठीक हुआ होता तो इन वीडियोस के आने की ज़रूरत ही ना पड़ती। आगे बढ़ते हैं, बात अब खेलों के हवाले से। जम्मू कश्मीर को एक और बड़ा इवेंट मेज़बानी के लिए मिल सकता है, और अगर सब कुछ मनसूबाबंदी और हालात के मुताबिक रहा, ठीक रहा, तो श्रीनगर में झीले डल के अंदर जून के आखिरी हफ्ते में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम्स के इफ्ताही एडिशन की मेज़बानी होगी। और अगर ऐसा होता है तो इवेंट मामूल के मुताबिक ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन साथ साथ खित्ते के अंदर सयाहत, खेल सरगर्मियाँ और कारोबार को बहाल करने में भी मदद मिल सकती है। जो 22 अप्रैल को होने वाले पहलगाम में दहशतगर्द हमले के बाद सूरत हाल इंतहाई ख़राब हुई है, जिसमें 26 अफराद की जाने गई थी। और इस बीच भारत और पाकिस्तान के दरमियान 4 से 5 दिन तक फौजी कशीदगी पैदा हुई। मकामी सयाहत को शदीद किस्म का झटका लगा, परेशानियां बढ़ी, और ऐसे में इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए हर तरह की कोशिशें की जा रही हैं। इधर स्पोर्ट्स ऑफिसर की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है और उम्मीद जाहिर की गई है कि झीले डल के अंदर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स इवेंट की मेज़बानी के लिए जम्मू कश्मीर की तजवीज़ को कबूल कर लिया गया है। जून के आखिरी हफ्ते में ये बड़ा और मेगा इवेंट होगा, और नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकज़ी वज़ीर ममलिकत रिक्शा निखिल खड्डी की तरफ से भी भारत के तमाम खित्तों में खेलों को फ़रोग देने की कोशिशों के तहत
शहर श्रीनगर के अंदर इस इवेंट को कराने की तैयारी की जा रही है। दूसरी जानिब मकामी सतह पर जहां पर ऐसा दूसरा मौका होगा, अगर इस तरह का इवेंट होगा जहां पर 5 मरतबा खेलो इंडिया सरमाई खेलों के मेज़बानी का शर्फ गुलमर्ग को हासिल हुआ है। लद्दाख के अंदर पिछले सीज़न के जो खेलो इंडिया प्रोग्राम्स के मुताबिक गेम्स हुई, खेल सरगर्मियां हुई, लेकिन वाटर स्पोर्ट्स अगर झीले डल के अंदर होता है तो कारोबार, सयाहत या फिर इसके अलावा दीगर शोबों से वाबस्ता लोगों को भी बराह रास्त फ़ायदा पहुंच सकता है और खेलों के फ़रोग के लिए इंतहाई अहम कदम माना जा रहा है। खित्ता चिनाब को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस हुकाम की जानिब से एक अहम फैसला लिया गया है और हसास खित्ता भद्रवाह के अंदर सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र 74 मोबाइल टावर्स पर इंतजामिया की जानिब से पाबंदी आयद कर दी गई है। और फैसला उस वक्त हुआ है जब सिक्योरिटी के मुतल्लिक इंतजामिया को कुछ शिकायत मौसूल हुई थी। इतलात के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र 74 मोबाइल टावर्स पर मोबाइल डेटा और पब्लिक वाईफाई खदमात को आइंदा 5 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दिया गया है और अगर सब कुछ ठीक रहा, मामूल के मुताबिक सरगर्मियाँ चलती रहीं, तो उसके बाद दोबारा कोई फैसला लिया जा सकता है। हुकाम ने इंटरनेट सर्विस की इस आर्जी बंदिश को मुल्क दुश्मन अनासिर की मुमकिन सरगर्मियों को रोकने की तदबीर करार दिया है और महकमा दाखिला की जानिब से जारी करदा हिदायत में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि इंटरनेट की मुअत्तली का फैसला जम्मू जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की सिफारिश पर किया गया है। साथ साथ ये भी कहा गया कि मखसूस इलाके में इंटरनेट का इस्तेमाल मुमकिन तौर पर शरपसंद और तखरीबी अनासिर के हाथों अमन अमान को बिगाड़ने के लिए किया जा सकता है। इस सरकारी ऑर्डर में तहरीर है कि ये पाबंदी मुल्क की सालमियत, खुद मुख्तारी और अमनो आमा को बरकरार रखने के लिए नागुज़ीर है। हुक्म के मुताबिक 22 मई की शाम 8 बजे से 27 मई की शाम 8 बजे तक रिलायंस जियो और एयरटेल नेटवर्क्स के उन 74 मोबाइल टावर्स पर या मोबाइल इंटरनेट और अवामी वाईफाई की तमाम खदमात मुअत्तल रहेंगी जिनका नाम इस ऑर्डर में बाज़ाब्ता तौर पर दिया गया है। साथ साथ तफसीलात ये भी आ रही हैं कि इंटरनेट की मुअत्तली ख़ास तौर पर उन बाला इलाकों में की गई है जो ज़िला कठुआ के सरहद से जुड़े हुए हैं। ये इलाका माजी में भी तकरीबी सरगर्मियों के हवाले से ज़ेर बहस रहे हैं और इन सब के बीच में अब बाज़ाब्ता तौर पर इस तरह के इक़दामात से कोशिश है कि अमनो अमान को या लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखा जाए। मोबाइल डेटा और पब्लिक वाईफाई खदमात मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी और गुज़श्ता बरस यहाँ कुछ मुश्तबे अफराद की या दहशतगर्दों की दरअंदाजी की इतलात भी सामने आई थी, जिसके बाद इंतज़ामिया ने अलर्ट जारी किया था। सिक्योरिटी इदारों ने इलाके को खुसूसी निगरानी में तब से रखा है और ये इकदाम टेली कम्युनिकेशन आर्जी मुअत्तली कवायद 2024 के तहत किया गया है, जिसके तहत ये सख्त इकदामात मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर उठाए जा रहे हैं और इस सिलसिले में IGP मजाज अफसर के तौर पर इंटरनेट सर्विस की बंदिश का हुक्म दे सकते हैं। मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स को बाकायदा तौर पर इस ज़िम्मन में हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरहदी ज़िला पुंछ से खबर आपको बताते हैं जहां पर राशन के हवाले से गुज़श्ता दिनों शिकायत मौसूल हुई थी और इन शिकायत का संजीदा नोटिस जहां पर हुकाम ले रही है, वहीं पर रुकने असम्बली की जानिब से भी अवामी शिकायत के बाद सख्त नोटिस लिया गया है और मंडी के धड़ा इलाके के अंदर राशन घोटाले का पर्दाफाश हुआ। मुबैना राशन घोटाला है, मकामी आबादी की जानिब से शिकायत की गई, जिसके बाद इस बात का सख्त नोटिस लिया गया। ये बात रुकने असम्बली के नोटिस में आई, जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई और इस बीच आपको बताते चलें कि फौरी कार्रवाई की गई रुकने असेंबली की जानिब से। और इंतजामिया की जानिब से शिकायत का नोटिस न लेने की भी लोगों की जानिब से शिकायत पहले की जा रही थी, नाराजगी का इजहार किया गया था और पुंछ मंडी के इस इलाके के अंदर जहां पर अब बाज़ाब्ता तौर पर रुकने असेंबली ने संजीदा नोटिस इसका लिया है, राशन स्टोर को सील करने का हुक्म उन्होंने मौके पर ही दिया है और पहले से शिकायत मुख्तलिफ इलाकों के मुतल्लिक मिल रही थी, कन्फर्मेशन हो रही थी और आज शाम होते होते ये पता चला कि इस इलाके के अंदर गुज़श्ता कई रोज़ से लोग या मुख्तलिफ देहात के जो लोग हैं या आबादी है वो इंतज़ार कर रही थी कि राशन इन इलाकों में पहुँचेगा।
और अवामी तकसीमकारी को यकीनी बनाया जाएगा। ताहम वक्त पर राशन न मिलना एक परेशानी थी और ऐसे में धड़ा मंडी के इस दूरदराज इलाके के अंदर अब मुबैना राशन घोटाले की तस्दीक मकामी रुकन असम्बली और अवाम की जानिब से भी की गई है। राशन स्टोर को सील कर दिया गया है और ब्लॉक साथरा तहसील मंडी के अंदर आने वाला ये इलाका पंचायत के मुतल्लिका मेंबरान की जानिब से भी महकमा के खिलाफ शिकायत काफ़ी पहले से की जा रही थी और संगीन मसले के हवाले से रुकन असम्बली के नोटिस में मामलात लाए और अवामी शिकायत का फौरी तौर पर अजाला किया जाए, इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश हुई। और फूड स्टोर का जब रुकन असम्बली एजाज जान ने दौरा किया तो इस दौरान पता चला कि राशन का ज़ख़ीरा जो सरकारी तौर पर 10 मई 2025 से पहले डिलीवरी थी मुकर्रर किया गया था, सिर्फ आज 24 मई को यहाँ पहुँचता है और साथ साथ चालान 10 मई के आसपास का, इसकी तस्दीक भी रुकन असम्बली कर रहे हैं। और ये जो बदन इंतज़ामी और मुमकिन धोखाधड़ी के संगीन खदशात है उनको भी इस मामले ने जन्म दे दिया है। ग्रेव कंसर्न है वो ये है, इसको स्टेपलर दो ना, स्टेपलर एक कर दो। चालान है ये 10 काटा है 10 तारीख को चालान जी, और दे रहा है वो आज राशन 24 को। आप देख लीजिए 14 दिन का डिफरेंस है जो ये कर नहीं सकता है। बिल्कुल ये इसे कंज्यूमर अफेयर्स कहाँ से किया हुआ है। ये डीलर कौन प्राइवेट है या प्राइवेट है, प्राइवेट कौन है डीलर यहाँ? ये आगे क्या नाम है आपका? चलिए इस पर मजीद ज़रा बात करते हैं क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों से शिकायतें मौसूल हुई थी। ये तो जाए वक़्क़ू की एक तस्वीर आपके सामने हमने रखी थी, कम से कम ये अंदाज़ा लगाया जा सके एक्चुअल उस वक्त सूरत हाल क्या थी। रुकन असम्बली पुंछ एजाज़ अहमद जान साहब हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम अब तक में खुश आमदीद आपको कहेंगे एजाज़ साहब। क्या ये बदइंतज़ामी की शिकायतें थी और ये जो मुमकिन धोखाधड़ी का मामला था और संगीन खदशात को ये केस जन्म भी दे रहा है, क्या तफसीलात आप तक पहुंची थी, शिकायतें थी और मौके पर क्या चीज़ें आपने पाई जिसके बाद स्टोर को सील करना पड़ा? शुक्रिया आसिफ साहब। एक्चुअली मुझे काफ़ी दिनों से ये शिकायतें आ रही थी जी, और आज दड़ा पंचायत का एक वफद जो वहाँ पे मुझे मिला और उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे वहाँ पे प्रॉब्लम है। हमने पहले भी, उन्होंने मेरे नोटिस में 1-2 बार लाया और मैंने उनको कहा हम उसको चेक करेंगे। तो मौके पे जब मैं वहाँ पे गया, मेरे साथ वहाँ के मकामी तमाम लोग, वहाँ कम से कम 100-150 के करीब लोग थे, वो खड़े थे और मैंने उनको कहा, मैंने कहा कोई भी उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में अगर कहीं भी कोई भी कोताही होगी उसको भी बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। और जब मैं अंदर स्टेशन के उधर अंदर गया, जो हमारा स्टोर था फूड एंड सप्लाई का, वहाँ मैंने देखा कि जो वहाँ पे राशन जो डीलर था, डीलर ने खुद मान लिया कि वो कहने लगा कि जो मुझे राशन आया है वो तमाम बैग, जो 50 किलो का एक बैग होता है, उस बैग में किसी में 33 kg, किसी में 37 kg, किसी में 38 kg, किसी में 44 kg, लगभग 17 किलो से लेके 12 kg तक पर बैग में जो थी शॉर्टेज थी राशन की जी। तो मैंने जैसे ही वो काउंट किया और मैंने उसको कहा ऐसे नहीं, मैं मानो मशीन पे चढ़ाइए, मशीन पे चढ़ाया और मशीन पे देखा वो बिल्कुल गलत। और सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम मैंने वहाँ देखी, जो चालान वहाँ पे था वो चालान 10 मई का था, क्योंकि इनको जो डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है 10 मई से पहले पहले करनी होती है और चालान 10 मई को निकला है और 24 को गाड़ी वहाँ पहुँच रही है, तो 14 दिन गाड़ी को लगे स्टोर से वहाँ राशन पहुँचाने में। वो 14 दिन कहाँ गाड़ी खड़ी रही और हैरानगी की ये बात है। और वो जो गाड़ियाँ हैं वो SRTC की गाड़ियाँ हैं। अब अगर प्राइवेट कोई होता तो मैं कहता चलो बात अलग है, लेकिन SRTC की गाड़ी ही 14 दिन के बाद वहाँ पहुँची। 14 दिन वो गाड़ी कहाँ रही, उसके बीच में अगर वो राशन रहा तो कहाँ रहा। अगर स्टोर से निकला आज की डेट में तो 10 की डेट क्यों डाली? जब मैंने इंक्वायर किया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने उसी वक्त जो कंसर्न हमारे मिनिस्टर हैं, मैंने उनके ऑफिस में फ़ोन किया, उनको बताया और फिर मैंने DC साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे ये इशू है और DC साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक्शन उसी टाइम उन्होंने वहाँ पे मजिस्ट्रेट को भेजा। और जब मजिस्ट्रेट वहाँ पे पहुँचा और साथ में कंसर्न मैंने SSP साहब से बात की, उन्होंने भी SHO वहाँ पे जो पहुँचा, तो जब उन्होंने भी वहाँ पे काउंट किया, क्योंकि इसको लीगल फॉर्मेलिटीज़ में चेक करना पड़ता है, जब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने वहाँ पे चेक किया और उनने भी देखा कि राशन जो है वो बहुत शॉर्टेज में वहाँ पे है,
कम से कम 4 से 5 बैग जो पुलिस ने वहां से सीज किए वो रख लिए गाड़ी में, और बाकी स्टोर को लॉक कर दिया गया। और कंसर्न डी साहब ने भी एश्योर किया और एसएसपी साहब ने भी एश्योर किया कि इसके ऊपर बाज़ाब्ता कार्रवाई होगी। और ये कोई, मैं नहीं मान सकता ये कोई छोटा नेक्सस है, ये बहुत बड़ा नेक्सस है। मैं उसी सवाल पे आ रहा था एजाज साहब। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की जब बात होती है, शफाफियत और निज़ाम में एहतिसाब की बहुत बातें होती हैं। जब आज ये तो एक इलाके से चीज़ों का पता चला है, क्या बाकी इलाकों से भी हम एक्सपेक्ट करें इस तरह की सरप्राइजिंग विजिट्स होंगे और उसके बाद इस तरह का अगर कहीं इंकिशाफ होता है तो कार्रवाई होगी? और ये निचले लेवल पर या टॉप लेवल पर भी ये गलतियां हुई, अगर इतनी बड़ी गफलत हुई है तो शायद इसमें बहुत बड़ा नेक्सस मुमकिन है कि काम कर रहा हो। क्या अगली कार्रवाई आपसे एक्सपेक्ट हम करें? देखिए, एक तो मैंने ये कहा है कि मैं सभी जो डिपो हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनको रैंडम हम चेक करेंगे जी, और बाकायदा उसमें देखेंगे चालान कब है। और इसमें खाड़ी नेक्सस यहाँ पे नहीं है, इसमें एसआरटीसी का भी नेक्सस है कि भाई अगर एसआरटीसी की गाड़ी के पास चालान 10 का है, इट मीन्स वो 14 दिन गाड़ी कहाँ पे रही? क्या वो प्राइवेट काम कर रही थी गाड़ी किसी का? 14 दिन जो उस गाड़ी के वो कहाँ गए? 14 दिन लगे उसको, अगर 8 किलोमीटर आने में उस गाड़ी को 14 दिन लगे, तो इसका मतलब कोई ग्रास रूट पे काफी बड़ा ये स्कैंडल है। और ये स्कैंडल यहाँ नहीं कि आप मैं कहूँ ये स्टोर तक है, स्टोर तो एक जगह है जो हमें पता लगी है। ये स्टोर के साथ साथ बड़े जो टीएसओ ऑफिस है वो इन्वॉल्व है, और उसके बाद एफसीआई जो है वो इन्वॉल्व है। मेरे पास काफी लोग शाम को आए, उन्होंने मुझे बताया कि एफसीआई में बहुत बड़ी इरेगुलरिटीज हैं जो वहां पे हो रही है, और गाड़ियां बारों बार जा रही हैं। जो गाड़ी जम्मू से आती है उसको एफसीआई में जाना होता है, वहां उसका वेट होता है कितना राशन आया, और उसके बाद वहां से अलग से डिस्ट्रीब्यूट होता है कितना कितना राशन कहाँ जाएगा। और गाड़ियों को ये डायरेक्ट मोबिलाइज कर रहे हैं, आगे पीछे घुमा रहे हैं, और उसी वजह से राशन जो है शॉर्टेज है, कहीं उसकी वो पता नहीं लग रहा है कहाँ से कितना राशन आ रहा है। और इसमें मैं 100% कहूँगा, खाली ये नहीं, ये डायरेक्टरेट तक जो है मिला हुआ है सारा। अच्छा, इसमें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जिम्मेदारान, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सप्लाई ऑफिसर्स हैं, और उसके बीच में ये जो पूरी एक चेन काम करती हैं इंक्लूडिंग तहसील सप्लाई ऑफिसर, उनसे कोई आपकी बात हुई, कोई सवाल पूछा? ऑफिशियल टेक उनका क्या है इस मैटर पर? मैंने एडी पुंछ से बात की, मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये इतनी बड़ी जो इरेगुलरिटी है, ये इतना बड़ा जो स्कैम है वहाँ पे, आप इस पे, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आप दिन थोड़ा टाइम दीजिए, मैं इसमें इंक्वायर करके चेक करके बताऊंगा। मैंने मिनिस्टर साहब से भी कही, लेकिन कोई मौके पे उनके पास जवाब नहीं था कि जिससे ये पता चल सके कि आखिर डिपार्टमेंट क्या एक्शन ले रहा है। और ये मैं नहीं मान सकता ये किसी एक बंदे की इन्वॉल्वमेंट है। और एक सबसे बड़ी बात आसिफ साहब मैं आपको बताऊंगा, जो सबसे बड़ी बात है, हमारे जितने यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में टीएसओ ऑफिस है, हर एक ऑफिस में लाखों रुपए की लाइबिलिटी गवर्नमेंट की पेंडिंग है, लाखों रुपए की। तो वो जो पेंडिंग लाइबिलिटी है वो कौन क्लियर करेगा? क्या वो डायरेक्टरेट करेगा? क्यों? अगर एक लाइबिलिटी पिछले 2 साल से किसी टीएसओ ऑफिस में चल रही है, तो वो क्यों नहीं जो है डायरेक्टर ऑफिस से उसको रेक्टिफायर किया गया? कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कहाँ वो राशन चला गया? करोड़ों रुपए का राशन जो है वो नहीं मिल रहा है, कहाँ चला गया? और अभी भी ये जो नेक्सस है, मैंने अपने लोगों को, मैं आपके मीडिया के हवाले से पुंछ के लोगों को एश्योर करूंगा कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में ऐसी कोई भी चीज जो है उसको जो चलने नहीं दिया जाएगा। और अगले 24 से 48 घंटों में एजाज साहब हम क्या एक्सपेक्ट करें? तहकीकात, कानूनी चाराजोई होगी, तहकीकाती अमल शुरू होगा, कोई एफआईआर लगेगी, कुछ लोगों को कानून के दायरे में, कटघरे में घसीटा जाएगा? इज इट पॉसिबल? और ये होगा कल या परसों? मैंने एसएसपी साहब से बात की, उन्होंने मुझे एश्योर किया कि इस पे एफआईआर लगेगी, पूरी कार्रवाई होगी। और मैं चाहता हूँ इसके ऊपर बड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कोई बड़ी एजेंसी जो है वो इस पे इन्वेस्टिगेट करे कि क्या वजह है। ये तो एक डिपो की बात है, और वो भी छोटा डिपो। पूरे अगर आप देखेंगे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 100 से 150 डिपो हैं, और अगर मैं इसी रेशो पे समझूं तो समझ लीजिए आप एक महीने का लगभग 50 से 80 लाख रुपए की चोरी है खाली एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। डिस्ट्रिक्ट पूरा गिनूंगा तो कम से कम 2 से 2.5 करोड़ की चोरी है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज जान साहब, रुकने असेंबली हवेली पुंछ हमारे साथ थे। और मैंने शुरुआत में कहा था कि अवामी शिकायत का संजीदा नोटिस लिया गया, उसके बाद ये मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आगाज़ हुआ। और अब वक्त गुजरने के साथ साथ ये उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि इलाके की आबादी और ये जो मकामी लोग हैं वो भी
गैर जानिबदाराना तहकीकात हो, इस बात के मुंतज़र रहेंगे और जिन लोगों ने गलतियां की है, जहां पर भी जिस सतह पर भी कोताही हुई है, वहां कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात दारुल हुकूमत दिल्ली की, जहां पर एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तामीर और तरक्की के हवाले से रियासतों और मरकज़ के हम आहंगी और ताल्लुकात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल आज हुआ और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल का इजलास दिल्ली के अंदर हुआ, जिसका मरकजी मौजू था तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए तरक्की याफ्ता रियासतें। इस इजलास में तकरीबन तमाम रियासतों और मरकज़ के निज़ाम इलाकों के वज़ीर आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ने शिरकत की। सिर्फ मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी गैर हाजिर रहीं। इजलास में कई मरकजी वज़रा भी मौजूद थे। ये इजलास इस लिहाज से भी काफ़ी अहम था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वज़ीर-ए-आज़म की रियासती कायदीन से ये पहली बड़ी और बराह रास्त मुलाकात थी। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल इदारे का सबसे आला फैसला साज इदारा है, जिसकी सरबराही वज़ीर-ए-आज़म खुद करते हैं और ये इजलास आमतौर पर सालाना मुनक्किद होता है। इससे कबल आखिरी मुकम्मल मीटिंग जुलाई 2024 में हुई थी और वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास के दौरान पंजाब, झारखंड, तेलंगाना, मेघालय, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला से अलहदा मुलाकातें भी की हैं। इन मुलाकातों में रियासती ज़रूरियात, तरक्याती मनसूबे, मरकज़ और रियासत के ताल्लुकात और अवामी बहबूद के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल या गुफ्तगू हुई है। तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन ने भी इजलास में मरकज़ी टैक्सों पर रियासतों का बड़ा हिस्सा बढ़ाकर 50% तक करने की अपील की है और वादे के मुताबिक 41% के बजाय तमिलनाडु को फ़िलहाल सिर्फ 33.16% हिस्सा मिल रहा है और बाकी रियासतों ने भी इसी तरह के मामलात उठाए। ये इजलास मरकज़ और रियासतों के दरमियान बेहतर राबता, तरक्याती मनसूबों के मुश्तरका हिकमत अमली और विफाकी ढांचे को मजबूत करने की एक मस्बत काविश या पहल भी मानी जा रही है और गवर्निंग काउंसिल के इस मीटिंग ने 2047 तक भारत की तरक्की याफ्ता या विकसित भारत मुल्क बनाने के ख्वाब को अमली जामा पहनाने की तरफ एक अहम कदम के तौर पर खुद को साबित किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आइंदा दिनों में क्या और कैसी पेशरफ्त होती है, ख़ास तौर से रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में। बेशतर रियासतों के अंदर बीजेपी की तो अपनी हुकूमत है, लेकिन गैर बीजेपी सरकारें जहाँ पर हैं वहाँ पर मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा और संगीन किस्म के इल्ज़ामात रियासती हुकूमतों पर या मरकज़ पर लगते रहे हैं। हुकूमत और मरकज़ के दरमियान या स्टेट और सेंट्रल बॉडी के या गवर्नमेंट के दरमियान किसी तरह की हम आहंगी नहीं है, ये इल्ज़ामात भी कई मरतबा लगते रहे। बहरहाल आज ये मीटिंग ख़त्म हो गई है, जिसके बाद ब्रीफिंग भी BVR सुब्रमण्यम की तरफ से दी गई है। इस पे अब आइंदा दिनों में हिकमत अमली के मुताबिक काम कैसे होगा, ये बात अहम होगी इस मीटिंग से कहीं ज़्यादा। इधर मुख्तलिफ सियासी और समाजी व मजहबी तंजीमों के कायदीन के दौरों के बाद आज कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और लोकसभा में कांग्रेस के सीनियर लीडर या बतौर रुकन पार्लियामेंट काम करने वाले राहुल गांधी आज पुंछ के दौरे पर पहुंचे। ये दौरा तकरीबन 3 से 4 घंटों का रहा और इस दौरान सरहदी ज़िला पुंछ में वज़ीर बराए महकमा जल शक्ति, जंगलात, माहौलियात और कबायली उमूर जावेद अहमद राना ने भी जम्मू में उनका इस्तकबाल किया और फिर पुंछ में उनके साथ रहे। पुंछ पहुंचने के दौरान राहुल गांधी ने पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन के साथ बातचीत की। उन्होंने इस दौरान एक स्कूल का भी दौरा किया और क्राइस्ट स्कूल में बच्चों के साथ बातचीत की और स्कूल के 3 बच्चे जो पाकिस्तानी शेलिंग से अपनी जान गंवा बैठे, उन बच्चों के या उन घर वालों को भी सहारा देने की एक कोशिश की गई। साथ साथ राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के पुंछ खित्ता के लोगों को सरहद पार गोलाबारी और उनके घरों की तबाही की वजह से बड़े बहरान का सामना करना पड़ा है और वो मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए कौमी सतह पर इन मुतालबात को उठाएंगे कि मुनासिब मुआवजा और लोगों की इमदाद हो सके। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि वो आज पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी में अपनी जान गंवाने वालों के कुंभों से मिले हैं। टूटे हुए घर, बिखरा हुआ सामान, नम आंखें और हर कोने में अपने प्यारों को खोने की दर्दनाक कहानियाँ और दास्तानें मौजूद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पुंछ के लोग हर बार जंग का सबसे बड़ा बोझ हिम्मत और वक़ार के साथ उठाते हैं। कांग्रेस के लीडर ने अपने अरकान के साथ मुतासरा कुंभों के घरों का भी दौरा किया जिन्होंने फायरिंग से नुकसान उठाया है और ये मरकज़ के ज़ेर-ए-निज़ाम इलाकों के लोगों के लिए बहरान का वक्त है। हम इसमें मुश्किल सूरत हाल में शहरियों और इंतज़ामिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। राहुल गांधी ने अपने पुंछ दौरे के दौरान आज सिंह सभा गुरुद्वारे में भी हाज़िरी दी। उनने इस दौरान पाकिस्तानी गोलाबारी से जाँ बहक होने वाले 50 साला फ़ौजी अमरजीत सिंह के अहले खाना के साथ भी मुलाकात की और उनके साथ दिली हमदर्दी का इजहार किया। राहुल गांधी ने सोगवार कुंभों के साथ ताज़ियत की, हर मुमकिन ताउन उन्हें दिया जाएगा, इस बात की भी यकीन दहानी कराई गई। इधर दूसरी जानिब मकामी सतह पर पार्टी के सीनियर लीडरान बशमूल पार्टी के यूनियन टेरिटरी के सरबराह और रुकने असेंबली
तारिक हमीद कर्रा ने भी गुलिस्तान न्यूज़ से बात की और दीगर लीडरान ने भी दौरे के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ किया। तो यहाँ राहुल जी सॉलिडेरिटी के वास्ते आए थे, यहाँ के लोगों के दुख दर्द बांटने के लिए आए थे। हालांकि बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी हैं यहाँ पे, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब भी यहाँ नहीं आए। इतना ही नहीं, उन्होंने 20-25 मिनट की स्पीच भी की, नेशन को एड्रेस किया, लेकिन पुंछ का नाम उन्होंने नहीं लिया, राजौरी का नाम उन्होंने नहीं लिया, आरएसपुरा का नाम नहीं लिया, ना ही एलओसी का नाम कहीं लिया, ना ही इंटरनेशनल बॉर्डर का नाम कहीं लिया। अपनी जो उनकी यूजुअल पॉलिटिकिंग है उस पे ही वो रहे, जबकि पूरी कौम इस वक्त एक मुश्किल हालात में थी। ही शुड हैव एज हेड ऑफ द कंट्री, ही शुड हैव टेकन द नेम ऑफ दोज एरियाज, और कम से कम मरे हुए लोगों की फैमिलीज के साथ सॉलिडेरिटी उनको करनी चाहिए थी, वो नहीं की। इस बात की बड़ी खुशी है कि राहुल जी का जो प्रोग्राम हुआ, ये पुंछ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए बहुत बड़ी ताकत मिली, और जो हमारी कम्युनल हार्मनी का इलाका पुंछ है वो एक बहुत बड़ी मजबूती से और उभरेगा। जितनी तकलीफें इन्होंने दी पाकिस्तान ने और कुछ नालायक लीडरों ने, उसका सारा जवाब राहुल गांधी जी ने दिया। हमें खुशी है, पहलगाम में राहुल गांधी, पुंछ में राहुल गांधी, और कुछ लोग बिहार के इलेक्शन में। आई एम वेरी सॉरी। गांधी जी जो है पुंछ में जो लगातार पाकिस्तान की शेलिंग हुई, सर पीछे हो जाओ, पुंछ टाउन तबाह हो गया, 15 से ज़्यादा जाने चली गई, बहुत लोग जख्मी हो गए, पूरी प्रॉपर्टी डैमेज हो गई। राहुल जी आज उनका दुख सुख बांटने के लिए, लोगों का हाल चाल पूछने आज जो है पुंछ आए हैं। लोगों के साथ जो परिवार विक्टिम फैमिलीज़ हैं उनके साथ बैठ के जो है दुख दर्द बांट रहे हैं और लोगों का हाल चाल पूछ रहे हैं। बदकिस्मती है पुंछ की कि कोई भी मरकजी सरकार से अभी तक यहाँ नहीं पहुँची। तो शुक्रिया राहुल गांधी जी का, कम से कम यहाँ लोगों का हाल चाल पूछा। जम्मू कश्मीर राहुल जी के हमेशा दिल में बसता है और लोगों का दुख दर्द राहुल जी के बड़े करीब रहता है। जब पहलगाम का हमला हुआ तो राहुल जी ने कश्मीर का विज़िट किया। जो लोग घायल थे उनको हॉस्पिटल में जाकर मिले, और जो लोगों ने शहादत दी उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की, खराज अकीदत भी दी। और आज शेलिंग में जो पुंछ जिस ज़िले में नुकसान हुआ, 13 लोगों ने शहादत दी और लोगों के घर बर्बाद हो गए, उसको देखने के लिए राहुल जी एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ आए। और इस देश का कोई भी बड़े नेताओं में राहुल जी पहले नेता हैं जिन्होंने यहाँ का विज़िट किया। वो गुरुद्वारे में भी गए, मंदिर में, गुरुद्वारा साहब में गए, मंदिर में गए, वहाँ मदरसे में भी गए और लोगों से बात की। जो लोग शहीद हो गए उनके परिवारों को हिम्मत दी, उनके साथ बात की, उनका दुख दर्द बांटा। राहुल गांधी जी का पुंछ का दौरा था, वो यहाँ पे पुंछ के लोगों का दुख दर्द बांटने आए थे कि जो पुंछ पे क़यामत पिछले रोज़ों में शेलिंग के ज़रिए बर्पा हुई है उसका जायज़ा लेने आए थे। जिन लोगों ने शहादत पाई उनसे मिलने आए थे, जो नुकसानात हुए उनका जायज़ा लेने आए थे, और जायज़ा ले के उन्होंने जो उनका मोहब्बत का पैगाम है, मोहब्बत की दुकान है, उन्होंने उस अपने वादे को, अपने उस कौल को निभाते हुए आज पुंछ के दुख दर्द को बांटा और यहाँ पे मोहब्बत जो है वो बांटी। लेकिन एक्चुअल वार जो है वो पुंछ के लोगों ने देखी, जिसमें सोना की ज्वेलरीज हुई और लाखों करोड़ों का लोगों का नुकसान हुआ। आज राहुल गांधी जी जो है इस बड़े, आप देखेंगे यहाँ पे बड़ा लीडर्स जो है, ये पहले बड़े लीडर हैं जो इस देश के सबसे इम्पोर्टेंट आदमी राहुल गांधी जी हैं, जो इस पुंछ में आए और जितनी जगह भी जिन लोगों की कैजुअलिटी हुई उनसे मिले, और जहाँ जहाँ भी ज़्यादा लॉसेस है उन लोगों से मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि राहुल गांधी जी का आने का जो मेन मकसद ये था कि उन्होंने ये कहा कि स्पेशल जो पार्लियामेंट जो सेशन लगाया जाए, पार्लियामेंट सेशन में जो है जिन लोगों का ज़्यादा नुकसान हुआ है उनको हम प्रॉपर सर्वे करके उनको जो कंपनसेट करें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, जितने भी डेथ्स हुई हैं, जितने भी हमारे लोग शहीद हुए हैं उनको शहादत कर। इधर दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी के लीडरान भी मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में मुतासरीन से मुलाकातें कर रहे हैं और हुकूमत की जानिब से उन्हें मुआवजा फराहम किया जाएगा, इस बात को यकीन दिलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा की क़यादत में आज सीनियर लीडरों के साथ आज वो एक वफद जो कि करना और आसपास के इलाकों में पहुंचा। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी इलाकों में ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में हालिया पाकिस्तानी गोलाबारी के बाद ज़मीनी सूरत हाल का बीजेपी लीडरान ने जायज़ा लिया। दौरे के दौरान सुनील शर्मा ने नुकसानात का जायज़ा लिया। सरहदी इलाकों के अंदर रहने वाले शहरियों को दरपेश चैलेंजेस को समझने के लिए मकामी शहरियों, सिक्योरिटी एहलकारों और इसके अलावा मकामी काडर से भी आज मुलाकात करके उनसे तफसीलात भी हासिल की गई। दूसरी जानिब पार्टी के मकामी सतह पर काडर की जानिब से भी आज उन्हें ब्रीफ किया गया। इधर भारतीय जनता पार्टी के यूनियन टेरिटरी के सदर
सतपाल शर्मा की जानिब से भी करना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की मजम्मत की और मुसल्लह अफवाज की जानिब से जवाबी कार्रवाई की हिमायत का इरादा किया और ये भी कहा कि मजबूत और बेहतर रिश्ते बनाने के साथ साथ सरहदी इलाकों में रहने वालों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जिसके लिए हुकूमत के या ज़िम्मेदारान के साथ या फिर आला हुकाम के साथ मामलात को वो संजीदगी के साथ उठाएंगे। सुनील शर्मा की बात भी आपको सुनाएंगे, मगर उससे पहले सत शर्मा जिन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अपने ख्यालात का इजहार किया। यहाँ पर टोटल लॉसेस घरों के हुए होते हैं या पार्शियल लॉसेस हैं, बहुत कम राशि मिलती है और ऐसे समय में माननीय होम मिनिस्टर साहब के भी और केंद्र के ध्यान में हमारी टीम के माध्यम से लाया गया है और इस टीम ने हमेशा से ये प्रयास किया है कि जितनी मैक्सिमम कंपनसेशन हो सकती है। कल हम लोग उड़ी में उस बच्ची के घर में भी गए जिसकी शहादत हुई है, उनके घरों में भी एक इंडिविजुअल को नौकरी मिलेगी। मेरा मानना है कि पार्टी की तरफ से आम लोगों की यही कोशिश है कि जितना मैक्सिमम लॉसेस लोगों के हुए हैं उसकी भरपाई हो। एक स्पेशल पैकेज जो है इसके विषय में मिलना चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि हमारे साथ हमारी पूरी टीम के सदस्य, हमारे LOP सुनील शर्मा जी, हमारे BK मनियाल जी, पार्टी के महामंत्री और विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, हमारे विधायक पठानिया जी, रणवीर सिंह पठानिया जी, श्यामलाल शर्मा जी और पार्टी के बाकी हमारे सीनियर लीडर जो अलग अलग डेलीगेशंस के साथ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में गए थे। मुझे सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जाने का मौका मिला है। मेरा मानना है कि लोगों के पास जाकर उनकी दुख तकलीफ सुनना और हमारी यही कोशिश है, पार्टी की यही कोशिश रहेगी कि केंद्र सरकार के माध्यम से मैक्सिमम बेनिफिट्स जो है उनको सर जो ऐसा है कि SDRF के अपने नियम होते हैं। SDRF के माध्यम से कभी अर्थक्वेक का लॉस या कभी दुश्मन देश की किसी बॉम्बिंग शेलिंग के कारण नुकसान होता है तो वो कवर नहीं होते, लेकिन इंश्योरेंस भी उसमें कवर नहीं होती। पाकिस्तान का जो एजेंडा है जिसे हम नेफीरियस डिज़ाइन कहते हैं, जिसका नापाक इरादा कहते हैं, उसको प्रोपोगेट करने के लिए, उसको एक्सपोज करने के लिए पूरे देश दुनिया में इस वक्त हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स जा रहे हैं और भारत का पक्ष रखने के लिए डिफरेंट पार्टीज़ की ऑल पार्टी डेलीगेशन हम जिसे कहते हैं वो लोग गए हुए हैं। बाकी इसकी जितनी भी बारीकियां हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लियर की है। जितना उन्होंने लोगों को बताना था वो ऑलरेडी कह दिया है। मेरा जायज़ नहीं बनता है कि मैं इस पे और ज़्यादा कोई बात करूं। तो अगर हम बात करेंगे इस वक्त किस तरह आप इस हालात को देखते हैं, खासकर जम्मू कश्मीर डिवीज़न की बात करें या जम्मू डिवीज़न की बात, क्योंकि आए रोज़ जिस तरह से इनकाउंटर भी होते हैं, तो किस तरह इस चीज़ को आप देखें, किस तरह के हालात है अभी जम्मू कश्मीर? देखिए, हालात अगर 22 अप्रैल को आप माइनस करें तो हालात आपने बहुत अच्छे देखे हैं। 22 अप्रैल के वाक़या ने थोड़ा सा एक उस हालात को बदलाव में तब्दील किया है। जो हालात पिछले 6 सालों से थे, यहाँ पे कहीं पे भी सेपरेटिस्ट जिस प्रकार से यहाँ पे घूम रहे थे या उनका बोलबाला था वो कहीं नहीं दिखता है, पत्थरबाज नहीं दिख रहे थे, टेररिज्म डिक्लाइन हो चुका था, काफ़ी चीज़ें, और यहाँ पे लोग चाह रहे थे कि भाई इसी शांति से हम जिएं और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जितनी भी हो रही है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन ये बन रहे हैं, इसमें मुझे लगता है कि कहीं भी कमी नहीं आएगी। शायद इसीलिए इसमें कमी ना आए, शांति में कमी ना आए, यहाँ पे आतंकवाद न बढ़े, इसी के लिए भारत ने इतना बड़ा जवाब दिया है, इतनी बड़ी स्ट्राइक की। लोगों की परेशानियों को सालाना अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं और अमरनाथ यात्रा 2025 के पुरअमन और महफूज इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात ने आज पुलिस कंट्रोल रूम कश्मीर के अंदर मुश्तरका इजलास की सदारत की और इस इजलास में आइंदा की हिकमत अमली तरतीब दी गई। सिक्योरिटी जायज़ा इजलास की सदारत के दौरान मुख्तलिफ सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों के आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में CRPF, ITBP, BSF, ट्रैफिक पुलिस, रेलवे पुलिस और रियासती पुलिस के आला अफसरान शरीक हुए। इस इजलास में स्पेशल DGP कोऑर्डिनेशन SGM गिलानी, EDGP हेडक्वार्टर्स MK सिन्हा, EDGP CID नीतीश कुमार समेत जम्मू कश्मीर जोन्स के IGPs और दीगर अफसरान भी शामिल रहे। इब्तदाई ब्रीफिंग में जोनल IPGs ने DGP को यात्रा के लिए मुजव्वज़ा सिक्योरिटी इंतजामात से आगाह किया, जिसके नीम फौजी इदारों और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के नुमाइंदों ने भी अपने तजर्बात और तजावीज़ पेश की। DGP नलिन प्रभात ने इजलास के दौरान तमाम अफसरान को हिदायत दी कि मयारी तरीक़ाकार या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOPs को मौसर अंदाज में नाफिज किया जाए।
यात्रा के रास्तों पर इजाफी टीमें तैनात की जाएं ताकि किसी भी मुमकिन तखरीबी कार्रवाई का क़ब्ल वक्त मुकाबला किया जा सके। रियल टाइम निगरानी, जदीद टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स के जरिए सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाया जाए और दहशतगर्द नेटवर्क्स की मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर कार्रवाई के जरिए फील्ड अफसरान अपनी कार्रवाइयाँ जब तेज़ करेंगे तो ऐसी कार्रवाइयों दहशतगर्दों के खिलाफ या उस नेटवर्क को कमज़ोर करने में मदद मिलेगी। और इजलास के इख्ताम पर तमाम एजेंसियों ने यात्रा के पुरअमन, महफूज और कामयाब इनेकाद के लिए भरपूर हमाहंगी, चौकस निगरानी और मुकम्मल तैयारी का अज़्म दोहराया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जानिब से आज दरगाह हज़रत बल श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिस दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज गेस्ट हाउस का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इफ्ताई तकरीब के बाद डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि इस गेस्ट हाउस की यहाँ अशद ज़रूरत थी और तवील मुद्दत से मुतालबा किया जा रहा था। उनके मुताबिक करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से इसे तामीर किया जाएगा और इसमें सभी या तमाम तरह की सहूलियात रखी जाएंगी ताकि यहाँ पर ठहरने वालों या ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ईदगाह श्रीनगर में नमाज ईद की अदायगी पर दरक्षा अंद्राबी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर मौसम ने साथ दिया तो इस बार ईद उल अज़हा के मौके पर नमाज ईद श्रीनगर के तारीखी ईदगाह में अदा करने की इजाज़त दी जाएगी। जिस गेस्ट हाउस का आज फाउंडेशन रखा गया है, इस चीज की हमें हर एक दरगाह में जरूरत है। जैसे कि आप खुद जानते हैं कि जब मौसम के हालात बिगड़ जाते हैं, हमारे पास सर छुपाने के लिए ऐसा कोई गेस्ट हाउस नहीं है, कोई ऑडिटोरियम हॉल आज तक हमारे पास नहीं है। लेकिन दरगाह हजरत बल में आज हमने जिस गेस्ट हाउस का फाउंडेशन ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी ने आज उनके हाथों से यहाँ पे रखा गया है, उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह रहमान बहुत सारे ऐसे गेस्ट हाउस बनाएंगे जिनकी हमें सख्त ज़रूरत है और आइंदा वक्त के लिए वो लोगों के लिए सहूलियत का सबब गया है। और इंशाअल्लाह अगले साल हम इसका इनॉग्रेशन भी करेंगे अगर अल्लाह ने जिंदा रखा तो। हमारा जो काम है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो ईदगाह का है, हम ये पहले भी कह चुके हैं और आज भी कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमें ईदगाह में बनाना था पलपिट, वो हम बना के तैयार कर चुके हैं और खूबसूरत भी बना रहे हैं। बाकी मौसम और सरकार मैडम ये बताइए क्या अल्लाह हमारा जो भी काम होता है वो टेंडर्ड होता है, इसमें टेंडर हो चुका है, जिसको ये काम मिला हुआ है वो यहाँ पे ही है। और आप देख सकते हैं इसका 3D नक्शा भी यहाँ पर लगा हुआ है। इसका तखमीना शायद 3 करोड़ तक है, ताकि ये जदीद किस्म का बने। ये ना हो कि आज बनाया कल ये खत्म हो जाए, क्योंकि सालों साल अब यहाँ पे चलना है, जो जिंदगी में हमें बहुत ज़रूरत है। और दरगाहों में खासकर अब हमने ये हजरत बल श्राइन से स्टार्ट किया है, यही आप अब अलमदार कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में भी देखेंगे और बाबा ऋषि साहब के दरबार में भी देखेंगे और बाकी दरबारों में भी आप ये देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और लासीपुरा पुलवामा ब्लॉक के साबिक बीडीसी सजाद रैना ने आज वीडियो लासीपुरा पर जॉब कार्ड्स की मनसूखी और मनरेगा कामों के हवाले से मुबैना तौर पर इल्ज़ामात आयद किए। इस बीच सजाद रैना ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि ब्लॉक में मुलाजमीन के ज़रिए लासीपुरा ब्लॉक के मुख्तलिफ इलाकों में कई जॉब कार्ड्स को मनसूख किया जा रहा है जो गैर कानूनी अमल है, जबकि मनरेगा पर काम होने वाले या कामों को जब रोका जा रहा है तो इस पर जवाबदेही भी डिपार्टमेंट की बनती है। कुछ ही अफराद को ही काम अलॉट किए गए हैं। ताहम बीडीओ लासीपुरा सफ्तर अहमद भट्ट ने इन सभी इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा कि ब्लॉक में अभी तक पूरी जांच पड़ताल के बाद ही 100 के करीब कार्ड मनसूख किए गए हैं, जबकि नरेगा के जरिए पहले आबपाशी नहरों की सफाई अंजाम देनी और इसके बाद दीगर तरक्याती काम मंसूबे के मुताबिक होंगे। बात करेंगे जॉब कार्ड्स, तो रिसेंटली
जॉब कार्ड्स को डिलीट किया गया है। अगर जॉब कार्ड्स डिलीट हुए हैं, क्या जिनके नाम पे वो जॉब कार्ड्स थे, क्या उन्होंने अपनी कंसेंट दी है? आपको पता है कि जॉब कार्ड से एक आम शहरी को एक कार्ड मिलता है, लेबर कार्ड मिलता है, जिससे वो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे हर हलके में जॉब कार्ड डिलीट हुए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा यहाँ के अफसर साहिबान को कि आपने जॉब कार्ड डिलीट क्यों किए हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो रिसेंटली यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ ब्लॉक के लिए 10 करोड़ वागजार किए, उसमें से जब ये ठेकेदार साहिबान बीडीओ साहब से रुजू करते हैं अथॉरिटीज़ के लिए, तो बीडीओ साहब कहते हैं कि यहाँ पे लेबर बजट क्लोज हो गया। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे तकरीबन 100 के करीब ठेकेदार साहिबान है, लेकिन उनमें से चंद लोगों को अथॉरिटीज़ दी गई है। तो मैं कहना चाहूँगा डीसी साहब से, मेरी ये गुजारिश है कि अगर अथॉरिटीज़ दी गई है तो किन लोगों को दी गई है, और अगर दी गई है तो बाकी लोगों को क्यों छोड़ा गया है। और दूसरी बात, 2024 और 25 के दरमियान यहाँ पे तकरीबन 21 करोड़ की अथॉरिटीज़ दी गई है, लेकिन उसमें से खाली 12 करोड़ के काम हुए हैं, और यहाँ के जो मुलाजिम साहिबान हैं उन्होंने 12 करोड़ यहाँ पे जो लैप्स किए हैं। उसके बाद मटेरियल का जो पैसा है तकरीबन 2.5 करोड़ का मटेरियल भी अपलोड नहीं हुआ है। आप देखिए यहाँ पे जो मुलाजिम साहिबान है वो टेक्निकल असिस्टेंट्स का लॉगिन चलाते हैं। यहाँ पे जो छोटे मुलाजिम साहिबान हैं वो यहाँ पे सारा काम करते हैं। तो मैं डीसी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा, मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूं कि इस ब्लॉक में आप एक इंक्वायरी बिठाइए। लास्ट ईयर जो जॉब कार्ड्स रजिस्टर थे वो कोई 5,500 जॉब कार्ड रजिस्टर थे। तो उसके बाद हमारा एक सर्कुलर आया, सेक्रेटरी साहब ने एक सर्कुलर निकाला कि हमें इन सारे जॉब कार्ड्स की वेरिफिकेशन करनी। तो जब हमने वेरिफिकेशन की तो उसके बाद हमें ये पता चला कि वेरिफिकेशन के बाद के 100 जॉब कार्ड जो है, अप्रॉक्सीमेटली 100 जॉब कार्ड जो है वो बोगस है, फेक है। तो फिर हमने उनको डिलीट किया 100 जॉब कार्ड्स को। और ये वेरिफिकेशन टाइम कुछ टाइम के बाद करनी पड़ती है, ताकि जो भी अगर कोई जॉब कार्ड होल्डर उसकी डेथ हो जाती है या कोई जॉब कार्ड होल्डर जो माइग्रेट करता है दूसरी जगह, तो फिर हमें ये रूटीन एक्सरसाइज में उनको डिलीट करना पड़ता है। तो वही हमने किया, ये रूटीन एक्सरसाइज थी जिसमें हमने वेरिफिकेशन की, और वेरिफिकेशन के बाद जब हमें पता चला कि 100 जॉब कार्ड जो है वो बोगस है, तो हमने उनको डिलीट किया। जी, नरेगा में अभी हम काम स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन डीसी साहब से ऑर्डर आया हमें कि जो अभी इरिगेशन के जितने भी काम है पहले उनको प्रायोरिटी पे करना है, क्योंकि अभी आपको पता है जैसे पैडी कल्टीवेशन अभी स्टार्ट होने वाली है। तो अभी हमें एक लिस्ट मिली है इरिगेशन डिपार्टमेंट से, हमें वो सारे काम्स का पहले प्रायोरिटी पे वो काम एग्जीक्यूट करने, इरिगेशन के काम। तो बाकी काम मजलिस निस्सा सोपुर और अदबी मरकज़ कामराज के मुश्तरका इश्तराक से आज टैगोर हॉल श्रीनगर के अंदर एक अदबी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिस दौरान होने वाली तकरीब में डॉक्टर रफ़ीक मसूदी की तहरीर करदा किताब बेपे तलाश, जो कि नज़्म पर मबनी है, कि रस्म रुनमाई अंजाम दी गई। कश्मीरी ज़बान में तहरीर करदा इस किताब के हवाले से डॉक्टर रफ़ीक मसूदी ने बताया कि इस किताब में आम रिवायात का इस्तेमाल अमल में लाया गया है और उम्मीद है कि लोग इसे कबूल करेंगे, जबकि कोशिश है कि कश्मीरी ज़बान को फ़रोग और इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए और इसी के तहत इक़दाम जारी हैं। उनके मुताबिक कश्मीरी ज़बान को बचाने या उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कश्मीरी ज़बान का इस्तेमाल शुरुआत से ही या बुनियादी और इब्तदाई तालीम से ही इसका आगाज़ करें या शुरू करें, ताकि बाद में जाकर मुश्किलात पेश ना आए। किताब रिलीज गई मीन दोयम शहर सुमरन बेपाई तलाश। अत मज ज़्यादातर नज़म तो यह नव अंदाज तो नव हिसाब मज नज़म यथ मुतल्लिक मे पनुन कोशिश रोज ये कि यह गोस प्रत कंसे दिलस सत रोजन यह नज़म। तम खतर अत मज इस्तार आमुत या असलूब आमुत या हैत आम तम तिथन आम इस्तेमाल करने यम आम रिवायत थोड़ा हटके वन पृछ कह कि आम रिवायत पे हटके क्या मतलब गो। तम मतलब गो तम इस्तार अत मज तम हैत अत मज तम अलाम यम दोह सुबह शाम पन्नस घरस मज इस्तेमाल करान।
तो बेच तम कह चीज़ आमद वन काज या कोच सुबह लंच काज काज यम आमद इस्तेमाल कर पोश आमद इस्तेमाल कर कंज आमुत वाव तूफान आमुत खल आमुत शन आमुत यम कह इश्तिहारात अत मज इस्तेमाल गमज। इधर बज़्म अदब गुलमर्ग कश्मीर ने भी जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी के अशतराक से टाउन हॉल कुंजर टंगमर्ग के अंदर एक अदबी तकरीब का अहतमाम किया, जिस दौरान आज मुख्तलिफ हिस्सों से अहम तरीन शख्सियात तकरीब की ज़ीनत बनी। इस दौरान शफीक कारहामी की तहरीर करदा दिलकश शिलस्मंज किताब की रस्म रोनमाई अंजाम दी गई। इस मौके पर वादी के मुख्तलिफ इलाकों से मशहूर व मारूफ शायर या अदीब मौजूद थे। किताब के मुसन्निफ शफीक कारहामी ने किताब की रस्म रोनमाई अंजाम दी और प्रोग्राम में मौजूद अदब से वाबस्ता शख्सियात ने शफीक कारहामी की अदबी खिदमात को सलाम पेश करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की और उनकी दस्तारबंदी की गई। इस खास मौके पर शोरा ने अपने अपने बेहतरीन कलाम कश्मीरी ज़बान में पेश करने की भी कोशिश की, जिसकी चंद झलकियाँ नजर आईं। पूरे कश्मीरी नौजवानों के लिए, कश्मीर के लिए ये मैसेज है कि अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखो। कश्मीरी शायरी जो है अपनी ज़बान है, इसको ज़िंदा रखो। मैं जवानों को दावत देता हूँ जो आगे आए। मैं जवानों को ये दावत देता हूँ कि सोचकराल को पढ़ें, वो शम्स फ़कीर को पढ़ें, वो वहाब खार को पढ़ें, वो बल्कि आजकल ऐसे ऐसे छोटे छोटे मतलब कम उम्र के नौजवान हैं, मैं उनसे जो है ना बिल्कुल इंस्पायर होता हूँ। मेरा ये मानना, ये मेरी सोच है, जो हम अपने बच्चों के साथ अपनी ज़बान को छोड़कर दूसरी ज़बानों में बात करते हैं वो हमारा गुलामी जहन है। इसका मतलब हमारी ज़बान कुछ नहीं है। उर्दू अच्छा है, सब ज़बानें अच्छी हैं, लेकिन हम अपनी ज़बान क्यों छोड़ेंगे। आज इस प्रोग्राम में मुझे सआदत मिली कि जो हमारे गाँव से ताल्लुक़ रखता है शफीक कारहमी, उसकी किताब की रस्म रोनुमाई हुई जिसका टाइटल है दिल के शिलस्म। और हमें यहाँ पर बहुत मसरत हुई जब हमने किताब का मुताला किया। हमने पाया वो हमारा पुराना कल्चर और जो आज के हालात हैं उसकी अक्कासी यहाँ पर इस किताब में शफीक कारहमी साहब ने बिल्कुल उसी तरीके से की जिस तरीके से कश्मीरी में होनी चाहिए। और बज़्म अदब गुलमर्ग जो कि एक तंजीम है यहाँ पर, उसके जो भी ज़ोमा है उनको भी दिल की उम्मीद गहराइयों से हम मुबारकबाद पेश करते हैं। आज की ये जो हमारी महफिल यहाँ पे कुंजर टाउन हॉल में मुनक्किद हुई, बज़्म अदब गुलमर्ग के एहतमाम से हुई। इसमें हमारे इस इलाके के एक अच्छे कश्मीरी ज़ुबान के शायर जनाब शफीक कारहमी साहब की किताब की रस्म रोनुमाई थी। जिस तरह से हम पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं कि इस तंजीम का जो मुद्दा व मकसद है वो ये है कि हम नौजवानों में कश्मीरी ज़ुबान की इम्पोर्टेंस, इसकी इफ़ादियत उन तक पहुँचा दें, ताकि ये जो हमें एक डर बैठा हुआ है कि शायद कश्मीरी ज़ुबान का वजूद ख़त्म हो रहा है, और क्योंकि नौजवान नस्ल हमारी आगे जो चलनी है उनको ये एहसास दिलाना है, इस ज़ुबान को बचाना है, इस ज़ुबान की खिदमत करनी है, उसी एक मिशन के साथ हम ये प्रोग्राम करते हैं। और मुख्तलिफ हिस्सों में महकमा ट्रैफिक की जानिब से या ट्रैफिक हुकाम की जानिब से काम जारी है ताकि ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके। इसी कड़ी में ARTO बडगाम आरिफ शाह ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू कश्मीर की हिदायत पर हादसात को कम करने के लिए ड्राइवरों को हिदायत दी कि वो गाड़ी में कागजात और दीगर दस्तावेज़ात को मुकम्मल करके गाड़ी सड़क पर उतारें, ताकि हादसात जब भी होते हैं इनमें किसी भी तरीके से सवालात मुतलकीन पर या ट्रांसपोर्टर्स ना उठें। इस मौके पर ARTO बडगाम आरिफ परवेज शाह ने ड्राइवरों को यह भी मशवरा दिया कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमलावरी को यकीनी बनाएं और ज़रूरी कागजात हमेशा साथ रखें, बसूरत दीगर किसी भी वक्त हादसात और उसके बाद उन्हें मुश्किल सूरत हाल से गुजरना पड़ता है जब उन्हें सज़ा भी हो सकती है। यही रहता, हमारे जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब है, हमारे सेक्रेटरी साहब है, उनका हमेशा यही रहता है कि रोड्स पे जो एक्सीडेंट है मिनिमाइज हो जाए ताकि लोगों की जान बचे। तो यही मुद्दा और मकसद है हमारा। आज जैसे कि हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की डायरेक्शन पे हम आज अवेयरनेस कर रहे हैं अमंग लाइसेंस सीकर्स जो है, या जो मैंने आज बुलाया था जो हमारे यहाँ सोमो स्टैंड है, मेन सोमो स्टैंड के ड्राइवर्स को अवेयरनेस की इस बारे में कि वो गाड़ी बड़े एहतियात से चलाएं, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें, गाड़ियों को मेंटेन रखें ताकि हम एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज करें और अपना जो उनका रोस्टर है वो अच्छे तरीके से ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ में हमने आज एक प्रोग्राम इनके साथ रखा जो हमारे जो लाइसेंस के लिए ट्रायल टेस्ट पे आते हैं,
तो उनको भी हम अवेयर करेंगे अबाउट द रोड सेफ्टी। जैसे कि आपको पता है आजकल ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट मोटर बाइक्स पे होते हैं, जिसमें हमारी बच्चों की कीमती जानें ज़ाया हो जाते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा हमें नुकसान उठाना पड़ता है और बड़ा दुख भी होता है। तो इसीलिए हमने ये आज प्रोग्राम रखे कि इनको हम अवेयर करें कि इससे गाड़ी तेज चलाने से या सीट बेल्ट न लगाने से या गाड़ी अच्छे न होने से या गाड़ी में ब्रेक मेंटेनेंस अच्छी ना हो तो उसके क्या नतीजे निकल सकते हैं। तो हम इसीलिए इनको आज अवेयर कर रहे हैं कि ताकि इन फ्यूचर वो इन बातों को समझे और इन पे अमल करें। वस्ती कश्मीर के ज़िला गांदरबल के वुसल कंगन में नाला ब्रह्मसरी पर होने वाली कानकनी से इलाके की आबादी सख्त नाराज़ नजर आई और आज देर शाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शाम देर गए नाले पर एक बार फिर से जेसीबी मशीन जैसे ही कानकनी के लिए पहुंची तो 2 मुख्तलिफ देहात की आबादी ने एहतजाजी मुजाहरा शुरू कर दिया। मकामी लोगों के मुताबिक मुतलका ठेकेदार ने अगर पेश की इजाज़त ली है तो रात के अंधेरे में कार्रवाई या काम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां रेत, बजरी और बोल्डर्स निकालने के बजाय दिन में काम होनी चाहिए थी, सरगर्मियां होनी चाहिए थी, रात के अंधेरे में काम शुरू किया गया, जिससे शक व शुबहात पैदा होते हैं। मकामी लोगों के एहतजाज के बाद SHO कंगन मौके पर पहुंचे, काम बंद करवाया और ठेकेदार कल अगर अपनी पेश की इजाज़त की तस्दीक कर पाता है या दस्तावेजात दिखा सका तो काम करने की दोबारा इजाज़त मिल सकती है। ताहम मकामी लोगों की जानिब से कंगन गांदरबल की मकामी इंतज़ामिया से अपील की गई है कि वो इस तरह का कोई भी गैर कानूनी काम या सरगर्मी इलाके के अंदर होने से गुरेज किया जाए। इसलिए फौरी तौर इक़दामात की ज़रूरत है और किसी भी तरीके से मकामी लोगों का रोज़गार ख़तरे में ना पड़े, उनकी रोज़ी रोटी पर किसी भी तरीके से हुकाम तलवार न चलाए या गैर कानूनी सरगर्मियों के ज़रिए उसके बाद ठेकेदार या दीगर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अगर कोशिश होती है तो लोग एहतजाज करने के लिए सड़कों पर भी उतर सकते हैं। बाशिंदगान 2000 कनाल जमीन बन नमल इलीगल मशीन वह रात 9 बजन या 9:30 बजन दोहस अगर इन परमिशन दोहस हूतन बिहित वनकन क्रशरस त्रावान माल अगर गवर्नमेंटस कुछ जाए मजबूरी जरूरत तन निन कर मगर अस कर जमींदारन तबाह कहें सोरे जनाब अथ जमीन पे वनकस ये चकपूर सोबी माला मंजिम माल पेटपूर गोंड वसान मनगाम यह कंजनस तान वांदरपुर तान यह आब वातान नमो दित नोल वनकस और आब कतर तक पकान कहें गवर्नमेंटस अपील कर मेहरबानी कर योतन यीतो का इन वुच क्या दलील बाकी वसलाम। वुसन सोरे गाम दरबदर वनकस ठेकेदारन दरबदर वन परमिशन सोरे जमीन अत पे कनालस 4000 ये आब कतरस पे सोरे कर निर्वनाई कर 4 गामन दरबदर कर DC साहबस अपील मेहरबानी तो मेहरबानी कर कुन दिन ध्यान क्या अवाम टैक्स पेयर अवाम किस टैक्सस पे चलान गवर्नमेंट ये सात सम वर माजुन सलूक कर क्या करो। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। मजीद खबरों, तज्जियों और तबसरों के लिए विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर। आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए।